नमस्कार, मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। भले ही अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद थम गया हो, लेकिन ये वाराणसी, मथुरा और अब आगरा में भी जारी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है और सर्वे के मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, बल्कि अदालत ने 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। 17 मई से पहले दोबारा सर्वे किया जाएगा। सवाल यह है कि इस सर्वे से आखिर क्या हासिल होगा, इसकी मंशा क्या है, ये पता लगाकर क्या हासिल होगा कि वहां पर 1669 में औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी या नहीं। क्या ये मामला अयोध्या के मामले जैसा रंग लेगा या मंशा सिर्फ इतिहास पता करने की है? 5 की बात में आज यही होगी बात। तो पहले आपको विवाद बता देते हैं कि यह है क्या। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यहां मंदिर नहीं थी, शुरुआत से ही यहां पर मस्जिद थी। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि श्रृंगार गौरी का मुख्य मंदिर मस्जिद के अंदर है, लिहाजा रोज दर्शन और पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए, लेकिन बदलाव के रास्ते में खड़ा है कुछ और। तो बदलाव के रास्ते में रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो नरसिम्हा राव सरकार के दौर में बना था। ये सरकार कानून लेकर आई थी जिसके मुताबिक धार्मिक स्थल में किसी बदलाव को ये कानून रोकता है। आजादी के बाद मौजूदा पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को संरक्षित रखता है। सवाल है कि मामला सिर्फ अयोध्या, ज्ञानवापी तक नहीं, भोजशाला, मथुरा, ताजमहल और कुतुब मीनार तक बात पहुंच गई है। मंदिर मस्जिद का विवाद कहां थमेगा, ये हम पूछ रहे हैं। साथ ही ताजमहल की सर्वे की याचिका यही कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि और कहा कि पीआईएल का दुरुपयोग न करें, पहले इस पर विश्वविद्यालयों में अध्ययन करें, पढ़ाई करें, पीएचडी करें और दाखिला न मिले तो हमारे पास आए। तो बड़ा सवाल है कि ज्ञानवापी, भोजशाला, ताजमहल, मंदिर मस्जिद के और कितने विवाद चलते रहेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की, जिन्होंने हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से बात की है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अभी अदालत ने फैसला सुनाया। हमारे साथ जो है मंदिर पक्ष के वकील हैं, उनसे जानेंगे क्या हुआ, क्या फैसला। उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की है। विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र दोनों रहेंगे अधिवक्ता आयुक्त। दोनों की निगरानी में ये जो है कार्रवाई संपूर्ण होगी। अगर एक अधिवक्ता आयुक्त नहीं रहेगा तब भी दूसरा जो है अकेले कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें अंदर जाने के लिए क्या अनुमति हुई, क्या बात चाहिए? अंदर जाने के लिए ताला तोड़ के प्रवेश कराया जाएगा। जितनी भी बाधा उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, और ये भी किया गया है कि ये कब तक, किस डेट तक देना है और क्या करना? 17 मई तक जो है कार्रवाई की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना है। 17 मई तक कार्रवाई की रिपोर्ट? 17 मई तक। इसमें जो है अंदर जो जाने का मामला है उसमें दोनों पक्ष के लोग जाएंगे? कोई संख्या नियमित की है? क्या दोनों पक्ष जाएंगे, दोनों पक्ष भीतर जाएंगे और कार्रवाई पूर्ण होगी। तो इस तरीके से जो ये फैसला आया उसमें यही आया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर है उनके साथ एक और लोग नियुक्त किए जाएगा और उसके अलावा जो है 17 तारीख तक इसको अगला जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पर जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये मामला, ये जो विवाद हैं वो कहाँ जाके रुकेंगे और इसका मकसद क्या है, क्या हासिल होगा सर्वे से। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, इतिहासकार हैं। हमारे साथ अनुभव चक हैं जो बीजेपी के नेता हैं। कीर्ति नंदी पांडे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। कीर्ति नंदी पांडे, मैं आपसे ये शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो आज अदालत ने कहा कि अब इसके मुताबिक सर्वे तो होगा ही होगा, वीडियोग्राफी होगी वहां पर अंदर में, तो जो ये रुख था एक पक्ष का कि मस्जिद के अंदर में फिल्मिंग नहीं होनी चाहिए, उसको तो एक तरह से झटका लगा है। जाहिर है कि वो पक्ष शायद अब हायर कोर्ट की तरफ जाएगा, पर इसको आप कैसे देखती हैं, ये वीडियोग्राफी की जो शुरुआत होगी? देखिए नगमा जी, जो कोर्ट का फैसला है, जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है कीर्ति जी। उसको दोनों पक्षों से उसको ऊपरी अदालत में जाकर के दरवाजा खटखटाना चाहिए और लगातार
मैं कह रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे कि उनका जो कनेक्शन हो बेहतर हो सके। नगमा, शायद हम किसी और से शुरुआत कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका ये जो आज फैसला कोर्ट ने दिया है, सर्वे तो होगा उसके मुताबिक का, अनुभव चक, तो एक तरह से जो दूसरा पक्ष था उसको तो झटका है, पर इस सर्वे का जो सर्वे होगा उसका क्या मकसद है दरअसल, कि उस इतिहास क्या था उसको पता करना, या सर्वे के बाद ये तय करना कि क्या वहां पर पूजा अर्चना होगी? मतलब इस सर्वे से आप क्या समझ रहे हैं, क्या हासिल होगा? देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो जहां तक आज कोर्ट का निर्णय आया उसका सभी को स्वागत करना ही चाहिए। और जो बात आप सर्वे की कर रहे हैं, तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक इतिहास क्या था, और यदि उसके ऐतिहासिक धरोहरों के साथ किसी आक्रमणकारी ने कोई खिलवाड़ करा हो, तो उसका अगर इतने सालों तक, आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी अगर छिपा के रखा गया हो, तो वो सच्चाई देश की जनता के सामने आनी भी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सच्चाई, जैसा हम जानते हैं कि उसकी सच्चाई क्या थी, वो सच्चाई देश की जनता के सामने जब आ जाए, तो जो उसके जिन लोगों के जिसकी आस्था को खंडित करके उस पर निर्माण करा गया हो, तो उसी आस्था रखने वाले के पास फिर से उसको पूजा अर्चना करने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद कुछ लोगों ने अगर, लेकिन अनुभव जी, पूजा अर्चना तो अभी भी वहां पे होती है, भले ही कम दिन होती हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वहां आपको बिल्कुल पूजा अर्चना करने या वहां पे बिल्कुल घुसने का अधिकार अभी नहीं है। आपकी बात जो है वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं बात उससे इतर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी हमारे अपने देश में हमारे ही आस्था पर ठेस पहुंचाकर करे गए निर्माणों को हम अपने सर पर ढोते घूमते रहे आजादी के इतने वर्षों बाद भी। अब देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिस सरकार के अंदर इस देश में रहने वाला हिंदू समाज, जो उसके ऊपर सदियों तक जुल्म ढाए गए, उसका प्रतिरोध करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के स्वतंत्र है। और अगर उसके इतिहास के साथ खिलवाड़ करा गया, माफ कीजिएगा अनुभव जी, मैं आपको इसमें दोबारा रोक रही हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हर वो जिस इतिहास की जो भी धरोहर है, जो आपको लगता है कि पहले किसी और चीज को तोड़ के बनाई गई है, उस सब में बदलाव होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही, मुझको लगता है, मुझको नहीं लगता है, जो इतिहासकार या जो सर्वेक्षण करने वाले लोग वहां पर सर्वे करेंगे और वास्तविकता जो निकल के आएगी, उस वास्तविकता के आधार पर हमें हमारी धरोहरों को वापस चाहिए। तो ये जो धरोहरों को वापस पाने की बात है, तो दरअसल ये जो ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहा है, या जो ताजमहल का मुद्दा उठा जिसको कोर्ट ने खारिज किया याचिका को, क्या वो धरोहरों को वापस पाने की ही कवायद है? और फिर कितना पीछे जाएंगे आप? मतलब औरंगजेब ने 1669 में ये बनाया था, आप कह रहे हैं कि इतिहास को छुपा कर रखा गया। तो हमारे साथ इतिहासकार भी मौजूद हैं, मृदुला मुखर्जी, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये बात कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहां पर पहले कोई मंदिर था, क्या ये लोगों से छुपा कर रखी गई? बात ये नहीं है, दरअसल सवाल ये है कि कोई ना कोई मंदिर रहा होगा, आक्रमणकारी आए, औरंगजेब आए, उन्होंने वहां पे मस्जिद बनाई, पर क्या ये मामला सेटल नहीं होना चाहिए? कितना पीछे हम इतिहास में जा सकते हैं? जैसे देखिए, बात ये है कि जहां तक इस पे मेरे विचार है कि जो हमारा कानून है हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक ही सवाल कहा कि कहाँ तक पीछे हम जाते रहेंगे। तो ये सब सोच समझ के जब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि वाला मामला जब सामने था, तो एक कानून पास किया गया 1991 में, जिसमें ये साफ कहा गया है कि जो भी जगह हैं उनकी जो स्थिति 1947 पे थी, 15 अगस्त 1947 में थी, उसको छेड़ने का अब कोई भी वो प्रयोजन नहीं किया जाएगा, किसी को भी अधिकार नहीं है। ये एक, मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर, सोचा समझा हुआ ये एक कदम था,
कि एक जो डिस्प्यूट है उसको तो अलग हमने रख दिया, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला, ये तो अब विवादित है और इस पे कानून भी अपना काम करेगा। पर जहां तक बाकी सवाल है, क्योंकि ये एक किसी भी देश के इतिहास में ऐसे कई चीजें होती हैं जहां के कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी का कुछ ओपिनियन हो, दूसरे किसी का क्या ओपिनियन हो। पर अगर जब हम एक तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं, जैसे बच्चे आपस में कुछ झगड़ा होता है, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी अकल लगाते हैं और कहते हैं अब बचपन की बातें छोड़ दो, 20 साल पहले हमारे भाइयों में कोई लड़ाई होगी, अब छोड़ दो, अब हम आगे बढ़ना है हमको। तो ये अब किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। तो सुशील जी, तो आपकी क्या राय है? हमारे साथ इतिहासकार एक और जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी। सुशील पांडे भी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। सुशील जी, आपको लगता है क्या विवाद था यहाँ पर, और ये 1991 का जो कानून है उस पर आपका क्या रुख है? जी नगमा जी, ये जो विवाद है वो अभी इधर हाल के वर्षों में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। और जैसा भी मृदुला मैडम कह रही थी कि देखिए, इतिहास हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हमारा अतीत कैसा था और हमने अपने अतीत में जो भी गलतियां की उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में खुशी की बात यह है कि न्यायालय ने यह आदेश दिया है और किसी व्यक्ति या संगठन ने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन अगर न्यायालय सर्वे का आदेश देता है तो दोनों पक्षों को इसको मानना चाहिए और सर्वे के बाद यह देखना चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या थी। क्योंकि नगमा जी, यहाँ पर 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का जो उल्लेख हुआ है उसमें काशी एक प्रमुख भूमिका में था। और काशी का पूरा जो वर्णन है वैदिक ग्रंथों में और उसके बाद वह महादेव की नगरी के रूप में है। तो चूंकि महादेव से, भगवान शिव से देश के बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से यह शैव धर्म के और देश के प्रमुख लोगों का यह एक धर्मस्थल था। निश्चित तौर पर हमारे पास इसका अभिलेख है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसको तोड़ा गया और उसके बाद लगातार प्रयास होते रहे इसके पुनर्निर्माण के, और अहिल्याबाई होलकर, राजा रणजीत सिंह जैसे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आज फिर यही स्थिति आई है कि श्रृंगार गौरी जो मंदिर का एक प्रमुख हिस्सा था वह इससे जो जुड़ा हुआ है वहां पर फिर से पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, खुदाई करके देखा जाए और इतिहास को पीछे से देखने का प्रयास किया जाए। तो आपका रुख है कि इसका इतिहास जरूर स्पष्ट होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, आप ये मानते हैं। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और चर्चा को थोड़ा बढ़ाएंगे भी। तो बात सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद तक नहीं रही, आज खबरों में ताजमहल की याचिका भी रही और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक याचिका डाली गई थी जिसको हाई कोर्ट ने खारिज किया और याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि हम ऐसी याचिका नहीं सुन सकते। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, ये कहा गया है याचिकाकर्ता को, और कहा है कि ताजमहल किसने बनवाया इस पर रिसर्च करें, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें और उसके बाद कोर्ट आएं। इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा, ये पूछा है कोर्ट ने। आज ये उन्होंने कहा कि ये जो इशू आप लोग लेके आए हैं, चारों इशू जो हमने चारों प्रेयर्स थी, उन चारों प्रेयर्स में उन्होंने कहा कि ये जो है जुडिशियबल इशू नहीं है और ये डिबेटेबल इशू है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जुडिशियबल इशू नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है। दिस इशू मस्ट बी डिबेटेड इन द अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और एकेडमिक इशू है और ये इशू जो है हिस्टोरियंस और एकेडमिक्स इशू है, तो हम जो है कॉम्पिटेंट नहीं है इस बात को सुनने के लिए और इस बात पे कोई वर्डिक्ट देने के लिए। क्या डिसमिस कर देंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें अपने यहाँ से इन्होंने डिसमिस कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी होने का दावा किया है। ये कहा है कि पहले ये उन्हीं के परिवार का महल था जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं।
वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, सुशील पांडे, अनुभव चक और कीर्ति निधि पांडे हैं। कीर्ति साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए मान लेते हैं एक एकेडमिक तौर पे मान लेते हैं कि अगर एक धड़ा जो है वो चाहता है कि इसका इतिहास पता किया जाए, तो ऐसे में आप लोगों की पार्टी या आप लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अगर उसके आगे, इतिहास के आगे ले जाने की बात होती है? तो देखिए, इतिहास जानने की इच्छा किसी को नहीं है, यहां सिर्फ विवाद पैदा करने की स्थिति हो रही है। राम जन्मभूमि के मुद्दे के निस्तारण के बाद फिर ज्ञानवापी, फिर मथुरा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं तो माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि माननीय उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके का एक लॉ बनाना चाहिए कि देश की आजादी के बाद से किसी भी इस तरीके के डिस्प्यूट पे कोई सुनवाई या कोई बहस नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति का धर्म भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करना चाहती है और धर्म की राजनीति से के सहारे वो सत्ता पे बने रहना चाहती है, क्योंकि देश का जो असली मुद्दा है उससे भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं चाहती। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे बेरोजगार का सवाल हो, चाहे व्यापारी का सवाल, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बहस। आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर? आपने तो खैर साफ साफ ये कह दिया कि मंशा आपकी ये है कि जहां जहां जो चीज थी उसके ऊपर वापस आप लोगों का अधिकार हो। तो ये सवाल उठता है कि कहां तक आप कुतुब मीनार और उसके आगे ताजमहल और ये तमाम चीजें हैं, फिर तो कहां ये रुकेगी? क्या पूरे इतिहास को बदला जाएगा? देखिए नगमा जी, आपकी बात जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इतिहास को बदला नहीं जाएगा, इस इतिहास को जो उसका वास्तविक स्वरूप था उस पर लौटाया जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी रखा गया है अभी तक। आजादी कि ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहां मंदिर भी था कि नहीं? नगमा जी, हमारी बात पूरी हो जाए। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से जो अधिकतर सरकारें आई, उन्होंने कानून बनाने के नाम पर किस तरीके से इस देश में रहने वाले हिंदुओं को दबाया जाए उसका व्यवस्था करी। बात उदाहरण के रूप में करता हूं कि 35 से 370 उदाहरण के रूप में आपको करता हूं कि जो 1991 में नरसिम्हा राव ने एक ऐसा फैसला ला दिया कि भविष्य में कोई इस तरीके के जो वास्तविकता लाने की अपीलें हो या कोई इस तरीके की धारणाएं हो, विचार हो, वो भी आदमी व्यक्त ना कर सके, कानून के द्वारा उसको बांधने का प्रयास करेगा। क्योंकि सबको पता है कि इस देश में चाहे जितनी भी मस्जिदें बनी हो वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर ही बने हुई थी। क्या सरकार की सरकार की बहुत जिम्मेदारी है और वो बेरोजगारी के सवाल पर बहस नहीं होना चाहिए। चलिए, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के पास। आप लोगों को एक मिनट रुकना चाहेंगे क्योंकि वक्त कम है। हमारे साथ दो हिस्टोरियन भी हैं। मृदुला जी, आप क्या मानती हैं, क्या आने वाले भावी जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको ये सारी पूरा इतिहास अलग तरीके से पता करके बताना जरूरी है? देखिए, जहां तक इतिहास, मुझे नहीं लगता कि ये विवाद इतिहास को लेके है। इतिहास तो एक बहाना है। यहाँ पे कोई इतिहास में इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपने अपने एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा। ये तो बात क्लियर करते हैं। इतिहासकारों को ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं है कि ये इतिहास में रुचि है किसी की, या असलियत जानने की या सच्चा इतिहास जानने की कहीं पे कोई नई इच्छा जागी है। ऐसा होता तो हम बहुत खुश होते कि हमारी जनता जो है इतिहास में अब इतना इंटरेस्ट ले रही है। एक तरफ तो आप जो डिसिप्लिन है इतिहास का, उसका आपने मजाक बना दिया है। आरोप लगा रहे हैं अनुभव चक, मृदुला मुखर्जी जी, क्या इसको छुपाया गया जानबूझकर? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहां क्या था? ऐसी कोई कोशिश तो हुई नहीं थी? नहीं, हमारे देश में इतिहास का रिसर्च और स्टडी का जो लेवल रहा है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। हमारे यहाँ जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखा गया है,
वो दुनिया के जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उस पे लिखा गया है। बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी रिसर्च करी है हमारे इतिहास पे, पूरे दुनिया के लोगों ने करी है, चाइनीज ने करी है, रशियन ने करी है, अमेरिकन ने करी, ऑस्ट्रेलियन ने, और हिंदुस्तानियों ने तो बहुत करी है। तो पूरा हमारे पास बहुत सारा डेटा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ किसी ने कोई छुपा के कोई बात रखी है। मैं फिर वहीं पे आऊंगी, सिर्फ 1991 के कानून की बात नहीं है। आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया राम जन्मभूमि वाला, जब उन्होंने दे दी वो जमीन कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा उस जजमेंट में कि इसके बाद और कोई भी डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने इसीलिए जो एग्री नहीं पांडे, आपसे आखिरी कमेंट की, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था इसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड मृदुला मुखर्जी, हमारे पास वक्त नहीं है, बस आप कुछ सेकंड में अगर आप अपनी टिप्पणी इस पर दे सके। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर बयान दिया है, बावजूद उसके इतिहास जानने के बहाने, जैसा मृदुला मुखर्जी कह रही है, नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के फैसले राम जन्मभूमि के मामले में लिखे तो लोअर कोर्ट को भी इस तरीके का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। लोअर कोर्ट इस तरीके के संज्ञान क्यों ले रहा है? पांडे साहब, आप क्या कहेंगे? नगमा जी, देखिए, ये 21वीं शताब्दी का भारत है। आज हम इतने तार्किक हो चुके हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना चुके हैं कि हमें इतिहास से सीखने की आवश्यकता तो है, लेकिन हम अपने इतिहास में कभी वापस नहीं जा सकते। ठीक। और आज अगर हम इस प्रकार के विवादों को फिर से सामने लाएंगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि हमारे राष्ट्र से धर्म बड़ा है, हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा है। वक्त कम है पांडे साहब, आपने बात कम कही, लेकिन बहुत वैलिड बात कही है आपने। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात इन्होंने जाते जाते कही कि राष्ट्र से धर्म बड़ा है, ऐसा मैसेज जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत सही लगती है। और ये होना नहीं चाहिए। आप इतिहास से सीखें जरूर, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते रहने के लिए और उसे विवाद खड़ा करने से क्या हासिल है? तो इस सवाल के साथ हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद क्यों हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। दिल्ली में एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहा, और इसके तहत आज दिल्ली के रोहिणी और मदनपुर खादर में बुलडोजर पहुंच गया। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में वहां पर भी लोग सड़कों पर उतर आए, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी वहां पर विरोध जताया। एमसीडी टीम के साथ बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मदनपुर खादर में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान भी पहुंचे, और अमानतुल्लाह खान ने कहा कि गरीबों के घर तोड़ रही है एमसीडी। ओखला से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। बाद में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो महंगाई से जुड़ी हुई है, और नए आंकड़े आ गए हैं। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% हो गई है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% थी, यानी कि लगातार जो खुदरा महंगाई है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 6.95 से बढ़ के ये 7.79% पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर, उसमें इजाफा देखा गया है, जो 6.95% थी, जो कि पहले ही पिछले 4 महीने में लगभग ऊपर पहुंची हुई थी, उसके उच्चतम स्तर पर थी, वो और बढ़कर ऊपर अब 7.79% तक पहुंच गई है। महंगाई दर में लगातार हमने बढ़ोतरी होते देखी है पिछले कुछ महीनों में, और ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसके लिए ये कहा गया है, आरबीआई की तरफ से भी ये कहा गया है कि इसके पीछे वजह दरअसल सप्लाई चेन्स का ब्रेकडाउन होना है। फिर वो चाहे ईंधन का हो, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे एक वॉर और एक युद्ध की वजह से हो रहा हो, या फिर जो दूसरी कमियां भी देखी जा रही हैं, चाहे खाद्यान्न की कमी, जो गेहूं की कमी भी देखी गई, उसकी वजह से भी देखा जा रहा है कि अब
महंगाई दर बढ़ रही है। फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 8.1% हो गई है, जो मार्च में 7.68% थी। खाने पीने की चीजें जो हैं वो और महंगी होती जा रही हैं। सब्जियों की महंगाई दर 15.41% पे रही। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अब गाना जरूरी होगा। और उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि अब वहां पर मदरसों में राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने ये फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इस फैसले का स्वागत किया है और अब इस फैसले के साथ ही उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य रहेगा। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।